क्वांटम नंबर्स की अगर हम बात करते हैं तो ईच ऑर्बिटल इन एन एटम इज स्पेसिफाइड बाय अ सेट ऑफ 3 क्वांटम नंबर्स दैट इज n l m and each electron is designated by a set of 4 quantum numbers n l m and s। बेसिकली यहाँ पर अब जो हम बात कर रहे हैं वो पर्टिकुलरली किसी एक एटम की बात कर रहे हैं। लाइक सपोज मैंने सोडियम एटम को कंसीडर किया। इस सोडियम एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम करते हैं तो वो क्या होता है 281। बेसिकली ये जो हमने बनाई है 281, दीज ऑल आर द ऑर्बिट्स, दीज आर द ऑर्बिट्स। ये सारी की सारी के एल और एम से कंसीडर किए जाते हैं, इनको हम ऑर्बिट्स का नाम देता है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ऑर्बिटल्स का। ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो 4 तरीके के होते हैं। एक होता है एस, एक होता है पी, एक होता है डी और एक होता है एफ। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स, एस पी डी एफ। जो एक ऑर्बिट है बेसिकली के ऑर्बिट के अंदर एक ऑर्बिटल होता है एस, एल के अंदर 2 ऑर्बिटल होते हैं एस एंड पी, एम के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं एस पी डी और एन के अंदर 4 ऑर्बिटल होता है एस पी डी एंड एफ। तो बेसिकली अब हमें देखना क्या है कि जो हर ऑर्बिटल होता है, ईच ऑर्बिटल की जब हम बात कर रहे हैं, हर किसी एटम के अंदर वो स्पेसिफाइड होता है। स्पेसिफाइड होने का मतलब ये है कि हर किसी के पास 3 क्वांटम नंबर एटलीस्ट होती हैं। एन एल एम से हम क्वांटम नंबर्स को डिफाइन करते हैं। वेयर एन स्टैंड्स फॉर द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसका नाम है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जो एल है उसको हम कहते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसको हम सब्सिडरी क्वांटम नंबर के नाम से भी जानते हैं। इसका जो सेकंड नाम है, दूसरा नाम है, वो है सब्सिडरी क्वांटम नंबर। एम जो है वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के लिए स्टैंड करता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये होता है बेसिकली मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और एक और लास्ट आता है हमारे पास एस, दैट इज़ द स्पिन क्वांटम नंबर। तो ये 4 तरीके के क्वांटम नंबर होते हैं जो हर किसी इलेक्ट्रॉन के लिए किसी ऑर्बिटल में हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एन। सो इसका काम क्या है? इसका काम होता है डिटरमाइंस द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस, मीन्स इट डिनोट्स द साइज ऑफ द एटम। बेसिकली जैसे अभी मैंने एग्जांपल की बात करी सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखा था 281। 281 में अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाता हूँ तो वो क्या बनेगी? फर्स्ट शेल, सेकंड शेल एंड द लास्ट वन इज थर्ड शेल। थर्ड शेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो बेसिकली जो एक इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से डिस्टेंस को डिफाइन करता है, दैट इज़ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इट मीन्स हम इसको सेकेंडरी क्या बोल सकते हैं कि ये नंबर ऑफ शेल्स को डिफाइन करता है। किसको डिफाइन करने वाला है? ये नंबर ऑफ शेल्स को भी ये डिफाइन कर सकता है। तो नंबर ऑफ शेल्स जो होते हैं वो हमारे किसके बराबर होंगे? साइज ऑफ द एटम के बराबर होंगे, जिसको हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करेंगे। इट ऑल्सो डिटरमाइंस द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट वेयर इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। ये साथ के साथ हमें ये भी बताता है कि उस ऑर्बिट की एनर्जी क्या है जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। जैसे कि अभी हमने सोडियम का एक शेल बनाया तो उसमें फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तो थर्ड वाली शेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन था, तो इट मीन्स एनर्जी ऑफ द सोडियम, आउटर मोस्ट शेल ऑफ द सोडियम इज 1, क्योंकि यहाँ पर केवल एक ही अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट रिप्रेजेंटेड बाय दिस क्वांटम नंबर एज 2n स्क्वायर। अगर मुझे मैक्सिमम नंबर रिप्रेजेंट करने होते हैं तो नील्स बोर के अकॉर्डिंग जब इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हमने की तो वो कितनी आई थी? 2n स्क्वायर के अकॉर्डिंग आई थी। वेयर n इज द नंबर ऑफ शेल, इफ वी पुट n इज इक्वल्स टू 1 देन देयर इज मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 2। जब आप यहाँ पे n की वैल्यू 1 लगाते हो तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएंगे 2। जब हम n की वैल्यू लगाते हैं 2 तो आपके पास जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आने वाले हैं दैट इज 2 इंटू 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर इज 4 एंड 4 टू 8, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 8। सिमिलरली अगर मैं n की वैल्यू को रखता हूँ 3, इट मीन्स यहाँ पर जब आप 3 की n की वैल्यू को 3 अप्लाई करेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा एंड मल्टीप्लाई बाय 2, तो 3 3 जा 9, 9 टू 18, सो दैट वी हैव अ सीक्वेंस ऑफ द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 2 8 18। सिमिलरली ये आगे बढ़ता जाएगा अगर हम यहाँ पे नंबर ऑफ शेल्स के इंक्रीज करते चले जाएंगे। तो बेसिकली 3 तरीके के काम यहाँ से जनरेट कराता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, principal quantum number determines the average distance between the nucleus and the electron. Second one is it determines the energy of the electron in an orbit where electron is present. Third one is the maximum number of electrons in an orbit presented by the sequence of या quantum number of 2n square. Second one is azimuthal quantum number, जो यहाँ पर बात आती है दूसरी क्वांटम नंबर की, दैट इज azimuthal क्वांटम नंबर। इसको हम स्मॉल एल से भी दिखाते हैं और इसका दूसरा नाम है सब्सिडरी क्वांटम नंबर। इसको हम सब्सिडरी क्वांटम नंबर के नाम से भी जानते हैं। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर इज ऑल्सो नोन एज एंगुलर क्वांटम नंबर। इसको आप एंगुलर क्वांटम नंबर भी बोल सकते हैं।
विच इज़ प्रपोज्ड बाय सोमरफील्ड एंड डिनोटेड बाय स्मॉल एल। सोमरफील्ड ने इसको डिनोट किया था और इसको रिप्रेजेंटेड करने के लिए उसने एक सिंबल का यूज़ किया, दैट इज़ स्मॉल एल। ये हमें किसके बारे में बताती है? इट टेल्स अबाउट द शेप ऑफ द सबशेल। शेप ऑफ द सबशेल मीन्स क्या हुआ? सबशेल का मतलब जैसे मेरे पास एक एस है, एक पी है, एक डी है और एक एफ है, 4 तरीके की सबशेल्स हमारे पास है। तो शेप की अगर हम बात करते हैं तो एस सबशेल की जो शेप होती है वो स्फेरिकल होती है, पी सबशेल की डम्बेल होती है, डी सबशेल की डबल डम्बेल होती है और एफ सबशेल की बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, यानी कि उसमें 2 से ज़्यादा डम्बेल प्रेजेंट होंगे, तो इसको स्फेरिकल बोला जाता है। जो स्फेरिकल शेप है बेसिकली वो एस सबशेल की है। जो डम्बेल शेप है, डम्बेल शेप वो पी वाले की है। जो डबल डम्बेल है वो डी वाले की है और जो कॉन्जुगेटेड है या कॉम्प्लेक्स भी हम इसको बोल देते हैं, दैट इज़ द वो एफ वाले के है। तो आप लोगों को ये चारों सबशेल्स के शेप भी याद होनी चाहिए। जो डिटरमाइन कराता है कौन? एल डिटरमाइन कराता है। अगर एल की वैल्यू मैं एस के लिए देखता हूँ, यहाँ पे हमें कुछ वैल्यूज़ को याद करना होगा, यानी कि मैं एल की वैल्यू याद करूँगा फॉर एस, पी, डी एंड एफ। तो एल के लिए एस की जो वैल्यू होती है, एस के लिए जो एल की वैल्यू होती है दैट इज़ 0, पी के लिए एल की वैल्यू होती है 1, डी के लिए एल की वैल्यू होती है 2 एंड द लास्ट वन इज़ एफ के लिए 3। हमें ये 4 वैल्यूज़ याद करनी है कि एस पी डी एफ सबशेल की वैल्यूज़ के या फिर इनके लिए जो एल की वैल्यूज़ होती हैं वो 0, 1, 2 एंड 3 होती हैं। और साथ के साथ ये हमें शेप को भी डिफाइन कराती है। शेप हमारे पास होती है एस के लिए स्फेरिकल, पी के लिए डबल डम्बेल और डी के लिए डबल डम्बेल एंड एफ के लिए कॉम्प्लेक्स। इट ऑल्सो एक्सप्रेसेस द एनर्जीज ऑफ सबशेल्स। एनर्जीज ऑफ सबशेल्स को एक कैसे डिफाइन कर रहा है? देखिए, जो एस वाला होता है उसकी एनर्जी सबसे कम होती है, पी वाले की एनर्जी उससे ज़्यादा होती है, डी वाले की उससे ज़्यादा और एफ वाले की सबसे ज़्यादा। इट मीन्स दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एनर्जी सबशेल्स। अब ये एनर्जी सबशेल्स का इंक्रीजिंग ऑर्डर क्यों है? बेसिकली जो एल होता है उसको मैथमेटिकली हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला एन इज एन माइनस 1। आप एल को कैलकुलेट करेंगे एन माइनस 1 से, वेयर एन इज़ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगर हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू मालूम है तो हम इजीली एल की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, और एल की वैल्यू अगर हमें कैलकुलेट हो जाती है तो हम उसमें सबशेल की शेप का पता लगा सकते हैं। कैसे हम करेंगे? देखिए, वेयर एन इज़ द नंबर ऑफ प्रिंसिपल शेल। प्रिंसिपल शेल को जब हम रखते हैं, मान लीजिए एल की वैल्यू मेरे पास 0 आ रही है, तो नेम ऑफ सबशेल क्या होगा? एस होगा। कैसे? जब आपने एन की वैल्यू को 1 रखा, आप यहाँ पर एन की वैल्यू को 1 प्लेस कीजिए, तो एल का आंसर कितना आएगा आपके पास? 1 माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 0। और जब एल की वैल्यू 0 होती है, जो सबशेल होगी वो क्या होगी? एस। और अगर सबशेल एस होगी तो उसकी जो शेप होगी वो कैसी होगी? स्फेरिकल। तो ये टेबल है जो हम अप टू डाउन साइड पढ़ते हैं, टॉप टू बॉटम पढ़ते हैं। अगर मैं एन की वैल्यू को अप्लाई करता हूँ 2, मान लीजिए एन की वैल्यू यानी कि नंबर ऑफ शेल जो है, जो प्रिंसिपल शेल है वो कितनी है? 2 है। अब आपने 2 रखा तो फॉर्मूला इज 2 माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 1। इसका मतलब आपके लिए आपके पास एल की जो वैल्यू आने वाली है दैट इज़ 1। और जब एल की वैल्यू 1 होती है तो वहाँ पर शेप जो सबशेल है वो काम करता है पी, और जब पी सबशेल काम करेगा तो उसकी शेप होगी डम्बेल शेप। सिमिलरली अगर मैं एन की वैल्यू को रखता हूँ 3, तो आपके पास जो एल का आंसर आएगा दैट इज़ 3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2। जब एल का आंसर 2 हो तो उस केस में जो हमारे पास सबशेल होगी वो काम करती है डी, और डी सबशेल के लिए जो शेप होती है वो होती है डबल डम्बेल। Similarly, if we put the value of n is equals to 4, then L is equals to is 3। आपके पास L का आंसर कितना आएगा? 3 आएगा। और उस केस में शेप काम करती है F। जब L की वैल्यू 3 होगी, सबशेल F होगी, तो उसकी जो शेप होने वाली है वो कैसी होने वाली है? बहुत ज़्यादा कॉन्जुगेटेड या कॉम्प्लेक्स होने वाली है। सो हम क्या कर सकते हैं? एजीमुथल क्वांटम नंबर के हेल्प से किसी भी सबशेल का शेप या उसकी वैल्यू का पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट वन इज इट रिप्रेजेंट्स द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि इसका दूसरा नाम भी था एंगुलर मोमेंटम के नाम से हम इसको जानते हैं। तो ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को कैलकुलेट कराने में हमारी हेल्प करता है। एंगुलर मोमेंटम को अगर हम देखें, विच इज इक्वल्स टू दी h अपॉन 2 पाई अंडर रूट एल प्लस 1। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम यानी कि h क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट अपॉन डिवाइडेड बाई 2 पाई, अंडर दी रूट में आप रखने वाले हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर L और L प्लस 1। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम। आपसे किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू पूछ सकता है, बस आपको क्या फाइंड आउट करना है? वहाँ पे L की वैल्यू फाइंड आउट करना है।
कैसे हम करेंगे इस चीज़ को आप ध्यान से देखो। जैसे कि सपोज मैंने ये कहा आपसे कि 3s2 सबशेल के लिए आप एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। तो आपको केवल क्या देखना है कि एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू एल पर डिपेंड करती है, और एल की जो वैल्यू है एस के लिए, आप ये देखिए एल की वैल्यू एस के लिए कितनी होती है, 0 होती है। तो आपको केवल ये एस की वैल्यू उठा करके यहाँ रखनी है, यानी कि एल की वैल्यू 0 अप्लाई करना है इस फॉर्मूला के अंदर। तो आपके पास आंसर कुछ ऐसा होगा, h/2 अंडर रूट 0 इंटू 0+1, सो दैट आपके लिए जो एंगुलर मोमेंटम आने वाला है वो पूरा का पूरा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 की मल्टीप्लाई आप करेंगे तो ऑलमोस्ट सारी टर्म्स 0 हो जाएंगी। मान लीजिए मैंने आपसे ये कहा कि 4p3 के लिए आपको एंगुलर मोमेंटम की कैलकुलेशन करनी है। तो 4p3 में आपको केवल p सबशेल से मतलब है, आप p सबशेल के अकॉर्डिंगली एल की वैल्यू चेक कीजिए। तो एल के लिए जो p की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1, क्योंकि s के लिए 0 है, p के लिए 1 है, d के लिए 2 है और f के लिए 3 है। तो p के लिए जब आप l की वैल्यू को 1 अप्लाई करेंगे तो आपके पास सिनेरियो कुछ ऐसा होगा कि h/2 अंडर द रूट में 1 इंटू 1+1, ये आपका 1+1 हो जाएगा 2। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं h/2 अंडर रूट 2। जब आप इसमें प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू अप्लाई करेंगे 6.6 इंटू 10⁻34 डिवाइडेड बाई 2 इंटू पाई की वैल्यू आप लगा देंगे 3.14 मल्टीप्लाई बाई रूट टू की वैल्यू होती है 1.414। तो जैसे ही आप ये सारी वैल्यूज़ यहाँ अप्लाई करते हैं और कैलकुलेशन करते हैं, आपके पास आ जाएगा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। नेक्स्ट वन इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सबशेल। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आपसे निकालने के लिए कह दे तो भी हम एजीमुथल क्वांटम नंबर की हेल्प से मैक्सिमम नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला 2 into 12+1. If L is equals to 0, then maximum number of electron is 2. If L is equals to 1, then maximum number of electron is 6. If L is equals to 2, then maximum number of electron is 2 to 4 plus 1 5 and 2 10. तो maximum number of electron हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए जो 0 वैल्यू होती है वो S के लिए होती है, इसका मतलब S सबशेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने जाएंगे, 2 जाएंगे। जो 1 वैल्यू होती है वो P सबशेल के लिए होती है, इसका मतलब P सबशेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने जाएंगे, 6 जाएंगे। सिमिलरली L की जो वैल्यू है वो 2 किसके लिए होती है, D के लिए होती है, इसका मतलब है D में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने जाने वाले हैं, 10 जाने वाले हैं। सिमिलरली F में अगर यहाँ पे मैं L की वैल्यू यहाँ पे मैं 3 अप्लाई करता हूँ तो 3 जो होगी वो F के लिए होगी और F में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे 14। तो आपको एक ये सीक्वेंस भी याद करना होगा कि S P D F में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनके ऑर्बिटल्स पर डिपेंड करते हैं। P S वाले में केवल 1 ऑर्बिटल होता है, P वाले में 3 ऑर्बिटल होते हैं, D वाले में 5 ऑर्बिटल होते हैं और F वाले में टोटल 7 ऑर्बिटल होते हैं। अब एक ऑर्बिटल में मिनिमम जो होंगे वो 1 इलेक्ट्रॉन जाएंगे और मैक्सिमम जो जाएंगे वो डबल इलेक्ट्रॉन जाएंगे, मतलब ट्वाइस ऑफ द ऑर्बिटल, ये मैक्सिमम नंबर होता है। अब आपके पास S में 1 ऑर्बिटल है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, 2। P में 3 ऑर्बिटल है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, 2 इंटू 3 दैट इज 6। D में मैक्सिमम ऑर्बिटल कितने, 5, तो आप यहाँ रखेंगे ट्वाइस ऑफ द 5, तो 5 2 10 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। F में ऑर्बिटल होते हैं 7, तो 2 इंटू 7 दैट इज इक्वल्स टू 14, तो आपके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 2 6 10 एंड 14। इज इट क्लियर? यहाँ पे आपको याद रखना है कि जितने भी हमारे सबशेल्स हैं SPDF उनमें ऑर्बिटल्स के नंबर कितने हैं। तो फिर से एक बार हम रिपीट करते हैं, S में ऑर्बिटल होता है 1, P में ऑर्बिटल होते हैं 3, D में ऑर्बिटल होते हैं 5, F में ऑर्बिटल होते हैं 7। जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास आने वाले हैं वो ट्वाइस ऑफ द ऑर्बिटल आते हैं, दैट इज इक्वल्स टू 2 इज इक्वल्स टू 6 इज इक्वल्स टू 10 एंड इज इक्वल्स टू 14। अब ये जो सीक्वेंस हमें मिला है इलेक्ट्रॉन्स के नंबर का, इन इलेक्ट्रॉन्स के नंबर की सीक्वेंस को फॉलो करते हुए अकॉर्डिंग टू द अबव रूल हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना सीखते हैं, जिसको हम डिस्क्रीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कहते हैं। सो ये तो बात हो गई हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की और एंगुलर या एजीमुथल क्वांटम नंबर की, जिसको हमने सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी बोला। नेक्स्ट वन इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर विच इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m। ये स्मॉल m है, कैपिटल M नहीं है, मिसप्रिंटिंग है। तो इट गिव्स द नंबर ऑफ परमिटेड ओरिएंटेशन ऑफ सबशेल्स। अब देखिए यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो m होता है वो हमें ओरिएंटेशन बताता है। ओरिएंटेशन मीन्स whether the orbital exists onto the x or x axis, y axis और z axis। हमारे पास टोटल ओवरऑल 3 एक्सिस होती हैं,
जो तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी, एक x होगी, एक y होगी, एक z होगी। तो m जो होगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होगा, ये हमें बताएगा कि वेदर द ऑर्बिटल इज प्रेजेंटेड या ओरिएंटेड ऑन टू दी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो इन दोनों के बीच में कहीं बिलोंग करता हो, जैसे कि एक्स वाई एक्सिस पर बिलोंग करे, या वाई जेड एक्सिस पर बिलोंग करे, या एक्स जेड एक्सिस पर बिलोंग करे, किसी भी एक्सिस पर वो बिलोंग कर सकता है। सो द नंबर ऑफ स्मॉल m वेरीज फ्रॉम -l to +l, दिस इज अ लॉजिकल फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ स्मॉल m। अगर आपको स्मॉल m कैलकुलेट करना है तो आपको l की वैल्यू मालूम होनी चाहिए, जो बिलोंग करेगी -l to +l के लिए। -l से स्टार्ट करते हुए आपको +l तक जाना है, तो आप आसानी से मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कैसे, जैसे मान लीजिए अभी मैंने आपसे बात करी कि l की वैल्यू मान लीजिए सपोज 3 है। अगर l की वैल्यू 3 होगी तो m की वैल्यू जो होंगी वो -3 से स्टार्ट होते हुए +3 तक वेरिएट करेंगी, -3 to +3। तो हम कितनी वैल्यूज इसकी मैक्सिमम बनाएंगे, तो मैक्सिमम वैल्यूज बनेंगी इसकी -3, -2, -1, 0, +1, +2 एंड +3। देयर आर ओवरऑल 7 वैल्यूज, 3 + 3 6 एंड दिस वन 7। इसका मतलब ये हुआ कि हम l की वैल्यू को ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 2 × l + 1, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्मॉल m। अब आप यहाँ पे l की वैल्यू को वापस से अगेन 2 पुट करके देखिए कितनी आने वाली है, सॉरी 3 पुट करके देखिए कितनी आएगी। भाई मेरे पास अगर l की वैल्यू मेरे को मालूम है कि l की वैल्यू 0 आने वाली है, 1 आने वाली है, 2 आने वाली है, 3 आने वाली है, तो हम m की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला 2l + 1। तो वो डिपेंड करेगी कहाँ से कहाँ तक, -l to +l तक डिपेंड करेगी। इस तरीके से हम कैलकुलेशन करेंगे स्मॉल l के फॉर्मूले की। ये रहा हमारे पास 2l + 1। जैसे ही आप इसमें वैल्यू अप्लाई करोगे, मैंने सपोज l की वैल्यू को 0 रखा, तो आपके पास जो वैल्यू रहने वाली है वो केवल एक ही रहेगी, क्योंकि 0 ना तो माइनस में रहेगी ना प्लस में रहेगी। तो कुल मिलाकर के अगर l 0 है तो m की वैल्यू एग्जिस्ट करती है -l to +l। अब मैं इसको कैसे लिखूंगा, -0 to +0, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसलिए खाली लिखा जाता है इसको 0। अगर l की वैल्यू को आप रखेंगे 1, तो आप ये 1 उठाइए और इस फॉर्मूले में अप्लाई कीजिए, तो देखिए 2 × 1 कितना हो जाएगा, 2, 2 और 1 हो जाएंगे 3। इसका मतलब है m की वैल्यू -1 to +1 लाई कर रही है, तो -1 होगी, 0 होगी और +1 होगी। टोटल कितनी वैल्यूज आने वाली हैं, 3 वैल्यूज आने वाली हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हमें नंबर ऑफ वैल्यूज बताता है। ये नंबर ऑफ वैल्यूज बताता है कि कितनी वैल्यूज आएंगी। फॉर्मूले से हमें पता चलेगा कि हाउ मेनी वैल्यूज आर देयर ऑफ द m। और -l to +l जो होगा वो हमें बताएगा कि वो वैल्यूज कौन कौन सी हैं, एक्चुअल में क्या क्या डिजिट्स या क्या क्या वैल्यूज वो एग्जिस्ट करती हैं। तो दो अलग अलग बातें हैं, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट, फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ l, ये आपके पास सीधा फॉर्मूला है। मान लीजिए मैंने सपोज l की वैल्यू को 4 रखा, तो आप क्या बताएंगे कितनी वैल्यूज आने वाली हैं, m की वैल्यू टोटल आ जाएंगी मेरे पास ट्वाइस ऑफ द 4 एंड +1 दैट इज इक्वल्स टू 9। तो ये वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक एग्जिस्ट करेंगी, -l to +l एग्जिस्ट करेंगी। टोटल वैल्यूज अगर मैं काउंट करता हूँ तो -4 से स्टार्ट करूंगा, तो -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3 एंड +4। दीज आर द टोटल 9 वैल्यूज। तो हमें जो एग्जैक्टली नंबर पता चलेंगे वो फॉर्मूला से पता चलेंगे, और जो एग्जैक्टली वैल्यू पता चलेंगी वो -l to +l की रेंज से पता चलेगी। नाउ द नेक्स्ट वन इज स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं कि दिस इज द वैल्यू, ये है बेसिकली द वैल्यू ऑफ जो s है वो स्पिन कहलाती है। और स्पिन केवल दो ही होते हैं, या तो एक क्लॉकवाइज स्पिन होगा या फिर एक एंटी क्लॉकवाइज स्पिन होगा। जब एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग की जाती है, तो अभी हमने देखा लास्ट कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम ऑर्बिटल के नंबर के ट्वाइस ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ही फिल किए जा सकता है। तो एक ऑर्बिटल की सेपरेट, एक ऑर्बिटल की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएंगे 2, जिनमें से एक का जो रोटेशन होगा वो क्लॉकवाइज होगा और एक का स्पिन होगा एंटी क्लॉकवाइज। जो अप साइड जा रहा है वो क्लॉकवाइज, जो डाउन साइड जा रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज। या फिर आप इसको जस्ट उल्टा भी बोल सकते हैं, ऐसा कुछ यहाँ पर फिक्स नहीं है कि यही वाला क्लॉकवाइज होगा और यही वाला एंटी क्लॉकवाइज होगा, किसी को भी किसी भी नाम से बोल सकते हैं। तो कह रहे हैं द वैल्यू ऑफ स्मॉल s इज +½ और -½ जब वो अप साइड जा रहा है तो आप इसको +½ कंसिडर कर लीजिए, जब वो नीचे डाउन साइड आ रहा है तो उसको -½ कंसिडर कर लीजिए। तो हाफ ओरिएंटेशन पॉजिटिव होगा, हाफ ओरिएंटेशन नेगेटिव होगा, यानी कि जो रोटेशन है वो सिग्निफाई करेगा हमें डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन को,
या स्पिन कह सकते हो, रोटेशन कह सकते हो या डायरेक्शन कह सकते हो, तीनों में से कोई भी टर्मिनोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं हम। ऑन इट्स एक्सिस ड्यूरिंग मूवमेंट इट रिप्रेजेंट्स द वैल्यू ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू दी, सेम फॉर्मूला है बिल्कुल एंगुलर क्वांटम नंबर के जैसा जो हमने ऑर्बिटल वाला पढ़ा, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, उसमें फॉर्मूला था h/2 अंडर रूट l+1। अब हम पढ़ रहे हैं स्पिन एंगुलर मोमेंटम, तो इसके लिए जो फॉर्मूला होगा वो स्पिन के लिए डिपेंड करेगा, तो फॉर्मूला हो जाएगा h/2 अंडर रूट s+1। सो यहाँ पर एक छोटा सा डिफरेंस है कि जब आप ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की बात करोगे तो वो l होगा, जब आप स्पिन एंगुलर मोमेंटम की बात करोगे तो वो s होगा। बाकी वेरिएशन ज़्यादा कुछ नहीं है। जैसे कि अब मैं मान लीजिए सपोज बात करता हूँ 2s2 की और एक बार मैं बात करता हूँ 2s1 की, तो आपसे मैं ये कह रहा हूँ कि दोनों के लिए स्पिन एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कीजिए, तो आपको ऑर्बिटल चेक करना है, ऑर्बिटल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेक करना है। ऑर्बिटल है s, तो s में एक ही ऑर्बिटल में बना रहा हूँ, सबशेल s है तो ऑर्बिटल एक होगा। पहले वाले सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग है, दूसरे वाले सबशेल में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन की फिलिंग है। इसका मतलब जहाँ यहाँ पर जो स्पिन होगा वो +½ भी होगा और -½ भी होगा। सिमिलरली सेकंड वाले में केवल स्पिन होगा +½ तो अब दोनों के लिए एंगुलर जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है, जो स्पिन क्वांटम नंबर है, वो एक बार यहाँ पे प्लस वाली वैल्यू के लिए कैलकुलेट करेंगे आप, एक बार माइनस वाली वैल्यू के लिए कैलकुलेट करेंगे और यहाँ पर केवल प्लस वाली वैल्यू के लिए कैलकुलेट करेंगे। इसका मतलब आप s की वैल्यू को इस फॉर्मूला में एक बार प्लस के साथ रखिए तो आपका एक अलग आंसर आएगा, आप एक बार माइनस के साथ रखिए तो आपका एक डिफरेंट आंसर आएगा। इस तरीके से हम डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ डिफरेंट ऑफ रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए स्पिन क्वांटम नंबर की कैलकुलेशन कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला h/2 अंडर रूट s+1। द नेक्स्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अमंग द क्वांटम लेवल्स। क्वांटम लेवल्स में डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से किया जाता है, जितना भी अभी तक हमने पढ़ा ये उसका समरी है। कितना हम किस तरीके से इसको समराइज कर सकते हैं कि मान लीजिए मेरे पास ये है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये है एजीमुथल क्वांटम नंबर, ये है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये हो गया डेजिग्नेशन ऑफ ऑर्बिटल्स की कौन कौन से ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, और ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हो गए इन दी सबशेल्स। अब मैंने ये कहा कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 है, तो आप L को कैसे कैलकुलेट करेंगे, L को कैलकुलेट करेंगे n-1 से। जैसे ही आप 1 - 1 करोगे तो L की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप M की वैल्यू को कैलकुलेट कीजिए, तो M की वैल्यू -L2 + L आप कैलकुलेट करते हैं तो 0 एग्जिस्ट नहीं करता माइनस और प्लस के साथ, इसलिए वैल्यू खाली कैसी रहेगी, 0 ही रहेगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो 0 वैल्यू होती है वो किसके लिए होती है, L की जो वैल्यू 0 होगी वो किसके लिए होगी, S सब शेल के लिए होगी। इसका मतलब ये हुआ कि डेजिग्नेशन जो है इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल का वो कौन सा है, S है। और S ऑर्बिटल में कितने सबशेल बने हुए हैं, केवल, यानी कि S सबशेल में कितने ऑर्बिटल बने हुए हैं, केवल एक ऑर्बिटल बना हुआ है। नेक्स्ट वन इज, अगर हम बात करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो कैसा आएगा, 2 - 1। यहाँ पर आप रख करके देखिए तो ये वैल्यू कितनी आने वाली है, 2 - 1। देखिए हाँ, तो यहाँ पर जो सेकंड वाली सबशेल के लिए बात की जा रही है, सेकंड वाली सबशेल के लिए वो 2 तरीके से बात की जाएगी कि एक बार तब जब उसमें L की वैल्यू 0 एग्जिस्ट कर रही है, एक बार तब जब L की वैल्यू 1 एग्जिस्ट कर रही है। यानी कि सेकेंडरी क्वांटम नंबर, सब्सिडरी क्वांटम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो 2 है, और उसमें एक बार वो 2s सबशेल के लिए है और एक बार वो 2p सबशेल के लिए है। तो जब वो 2s सबशेल के लिए होगी तो L की वैल्यू 0, और जब वो 2p सबशेल के लिए होगी तो वो L की वैल्यू 1। जब वो S के लिए एग्जिस्ट कर रही है तो ये 0 आ गई, P के लिए एग्जिस्ट कर रही है तो -1 to +1 एग्जिस्ट करेगी। ये देखिए यहाँ पर ये जो सेकंड सबशेल है, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेकंड है, वो एक बार S सबशेल के लिए एग्जिस्ट कर रही है और एक बार P सबशेल के लिए एग्जिस्ट कर रही है। अब अगर मैं कहूँ कि ऑर्बिटल इन S सबशेल कितने रहने वाले हैं, 1 रहने वाले हैं, तो ये आ गए, और P सबशेल में कितने रहने वाले हैं, 3 रहने वाले हैं, तो वो ये आ गए। सिमिलरली जब हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 की बात करते हैं तो 3 में हमारे पास क्या क्या होगा, S भी होगा, P भी होगा, D भी होगा। तो S वाले के लिए L की वैल्यू 0, तो M की वैल्यू भी क्या रहेगी, 0। जब P वाले की बात करूँगा तो L की वैल्यू 1, तो M की वैल्यू आएगी -1 to +1। जब D की बात करूँगा तो L की वैल्यू 2, तो वैल्यू आएंगी M की -2 to +2। अब S में कितने ऑर्बिटल रहेंगे, 1, P में कितने ऑर्बिटल रहेंगे, 3, और D में कितने ऑर्बिटल रहेंगे, 5। सिमिलरली जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 होगा तो 4 वाले के पास भी ये चारों होंगे, एक आपके पास S होने वाला है, एक आपके पास P होने वाला है, एक D रहने वाला है, एक F रहने वाला है। तो जब S होगा तो वैल्यू क्या रहेगी L के लिए, 0। जब P होगा तो L के लिए वैल्यू 1, D होगा तो L के लिए वैल्यू 2, F होगा तो L के लिए वैल्यू 3। यानी कि ऑर्बिटल में
यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्बिटल 1, यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्बिटल 3, यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्बिटल 5 टोटल, और यहाँ नंबर ऑफ ऑर्बिटल टोटल हो जाएंगे आपके पास 7। तो इस तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देख सकते हैं। जितना भी कॉन्सेप्ट अभी तक हमने पढ़ा उसके बिहाफ पे देखिए, इस तरीके से कुछ ये होगा कि फोर्थ वाली शेल में एस वाला जो है वो लास्ट पेज पे, ये आ गया आपके पास पी के लिए, ये आ गया डी के लिए, ये आ गया एफ के लिए, और ये आ गई सारी एल की एम की वैल्यूज़, ये आ गए हमारे पास नंबर ऑफ ये हो गए टाइप्स ऑफ सबशेल, और ये आ गए नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। इस तरीके से हम डिफरेंट क्वांटम नंबर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ तक का था ये क्वांटम नंबर्स का कॉन्सेप्ट। क्वांटम नंबर से रिलेटेड एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस जरूर आते हैं। एक डिजिट आपको लिख करके दे देगा, लाइक समथिंग ऐसा उसने लिख के दे दिया कि 6p3 के लिए ऑल 4 क्वांटम नंबर्स की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। तो आप कैसे कैलकुलेशन करेंगे? आपका सबसे पहला काम होगा n की वैल्यू को आइडेंटिफाई करना। तो n की वैल्यू आपको बता रहा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दैट इज इक्वल्स टू 6। दिस इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। नेक्स्ट वन इज एल। एल की वैल्यू को डिफाइन करने के हमारे पास दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये था कि आप सबशेल देख करके पता लगाएंगे एल की वैल्यू, कि अगर एस सबशेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल हो रहा है दैट इज 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3। या फिर दूसरा तरीका था हमारे पास n-1 का फॉर्मूला अप्लाई करके। तो आप प्रायोरिटी जो देंगे वो इस ऑर्डर वाले फॉर्मूला को देंगे, इस वाली टर्म को देंगे कि सबशेल के टाइप को देख करके हम एल की वैल्यू को डिफाइन करेंगे। इट मीन्स यहाँ पर लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू द पी सबशेल, तो पी सबशेल के लिए जो एल की वैल्यू होगी वो 1 होगी। इसका मतलब एल हमारे पास कितना आ गया? 1 आ गया। अब अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि एम की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, तो एम एग्जिस्ट करेगा -L2 + L, -L से +L तक आप इसे एग्जिस्ट कराइए। इसका मतलब -1, 0 एंड देन +1, दीज आर द वैल्यूज ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। लास्ट वन इज स्पिन। स्पिन आपका डिपेंड करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर। तो स्पिन के लिए आप क्या बताएंगे कि पी सबशेल है लास्ट जिसमें इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो पी सबशेल में 3 ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू दी पॉजिटिव डायरेक्शन या फिर क्लॉकवाइज रोटेशन, सो द स्पिन इज +½ इस तरीके से हम 4 क्वांटम नंबर निकालते हैं, n, l, m और ये s। यहाँ से एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर का, और आसान है, और मार्क सिक्योरिंग है। अब बात कर लेते हैं रूल्स फॉर फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस ऑर्बिटल्स। हम डिफरेंट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स को किस तरीके से फिल कर सकते हैं, क्या उनका पैटर्न हो सकता है, वो किस रूल को फॉलो करते हैं। तो फर्स्ट रूल इज ऑफबाउ प्रिंसिपल। ऑफबाउ प्रिंसिपल ने ये बताया हमें कि इलेक्ट्रॉन्स को हमेशा एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिल किया जाता है। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज फिल्स इनटू द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी सबशेल्स। आपको क्या करना है? एनर्जी सबशेल्स का इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉलो करना है, और इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है। तो ये कह रहा है कि द प्रिंसिपल स्टेट्स दैट द इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड 1 by 1 टू द वेरियस ऑर्बिटल्स इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी स्टार्टिंग विद द ऑर्बिटल ऑफ द लोएस्ट एनर्जी। आपको लोएस्ट एनर्जी के ऑर्बिटल से स्टार्ट करना है और मैक्सिमम एनर्जी के ऑर्बिटल तक आपको जाना है। यानी कि आप ये देखिए कि ऑर्डर क्या फॉलो होता है। सबसे पहले आता है 1s, फिर होता है 2s, फिर 2p, फिर 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p। आप इसको किस तरीके से और याद रख सकते हैं? आप ये छोटा सा एक डायग्राम याद रखिए कि 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s एंड देन 7s। अगेन यहाँ पर हम लिखेंगे 2p, यहाँ आएगा 3p, यहाँ आएगा 4p, यहाँ आएगा 5p, यहाँ आएगा 6p। अगेन यहाँ पर हम लिखेंगे 3d, ये आ जाएगा 4d, ये आ जाएगा 5d, और ये आ जाएगा आपके पास नॉर्मली 4f, और ये यहाँ पे 6d भी आएगा, और 7p भी आएगा। इसी तरीके से 5f आएगा। अब इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने का जो इंक्रीजिंग ऑर्डर था वो हम यहाँ पर लिख चुके हैं। 1s से स्टार्ट करते हुए ये 8s तक जाता है। लास्ट आपके पास एक और आ जाएगा नीचे, सबसे नीचे 8s। अब हो क्या रहा है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एनर्जी सबशेल्स में हमें इलेक्ट्रॉन्स फिल करना है। तो सबसे पहले लोएस्ट एनर्जी वाले सबशेल में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, जो कि कुछ ऐसे होगा कि ये इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हो गई ऐसे। ये हमने इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया 1s में, और s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जाते हैं 2। तो 1s में कितने इलेक्ट्रॉन?
तो 1s में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये मेरे पास आ जाएगा मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 2 इन दी 1s सब शेल। नेक्स्ट जाने वाला है अब आपके पास इस तरीके से, ये नेक्स्ट आपके पास जाएगा कुछ इस तरीके से, जो कि किस में जा रहा है, 2s में, तो 2s में भी कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2, फिर जाएगा 2p में और फिर जाएगा 3s में, तो ये आ गया आपके पास 2p और 3s, तो 2p में मैक्सिमम 6 और 3s में मैक्सिमम 2, फिर जाएगा ऊपर से इस तरीके से डाउन साइड, तो 3p देन 4s। देखिए डायग्राम नीचे देखते जाइए, सेम सिमिलर वही चीज़ चलती जा रही है, वही पैटर्न फॉलो हो रहा है। अगेन अब ये जाएगा 3d में, फिर 5p में, फिर 4p में, फिर 5s में, देखिए 3d 4p 5s, फिर जाएगा 4d 5p 6s, देन 4d 5p 6s, फिर जाएगा 4f 5d 6p 7s, तो 4f 5d 6p 7s, फिर जाएगा 5f 6d 7p और 8s, तो 5f 6d और 7p और 8s। इस तरीके से एक इंक्रीजिंग ऑर्डर हमें मिलता है, जो आपके एनसीईआरटी बुक में एक डायग्राम दिया हुआ है, जिसको हम अफबाउ प्रिंसिपल का फ्लो चार्ट बोलते हैं, जिसके बिहाफ पे इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग की जाती है। तो ये ऑर्डर आप लोगों को याद रखना है, इस ऑर्डर के बिहाफ पर ही हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के मैक्सिमम नंबर को फिल करते हैं। द नेक्स्ट वन इज n+1 रूल। n+1 रूल यहाँ से भी ये एग्जामिनेशन में शॉर्ट नोट पूछा जाता है n+1 रूल पर। तो इन न्यूट्रल आइसोलेटेड एटम, जब किसी हम एटम की बात कर रहे होते हैं जो अपनी न्यूट्रल स्टेट पर होता है, द लोअर ऑफ द वैल्यू ऑफ n+1 फॉर एन ऑर्बिटल लोअर इज इट्स एनर्जी। जितनी छोटी इस n+l की वैल्यू आएगी, जितनी कम इस n+l की वैल्यू आएगी, उसकी एनर्जी उतनी कम होगी। हाउएवर इफ द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स हैव द सेम वैल्यू, चाहे दो डिफरेंट टाइप्स के जो ऑर्बिटल्स हमने ले रखे हैं उनकी वैल्यू सेम आ जाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको बस ये ध्यान रखना है कि अगर n+l की वैल्यू छोटी है यानी कम है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिटल में आप डालोगे जिस ऑर्बिटल के लिए n+l की वैल्यू कम आई है। द ऑर्बिटल्स विद लोअर वैल्यू ऑफ n हैज़ लोअर एनर्जी। जहाँ n की वैल्यू लोअर होगी वहाँ पे जो एनर्जी आएगी वो कम आएगी। यानी अगर हम इस रूल को फॉलो करते हैं, देखिए जैसे मैंने सपोज एक एग्जांपल लिया 2s1 का और एक एग्जांपल लिया 3p6 का, तो अब आपके पास n की वैल्यू यहाँ पर है 2, यहाँ पर n की वैल्यू है 3। अगर मैं यहाँ l की वैल्यू चेक करता हूँ तो आती है 1, यहाँ पे मैं l की वैल्यू चेक करता हूँ तो ये आती है 2, अकॉर्डिंग टू दी फॉर्मूला n-1। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग दोनों में वेरिएशन आया कि टोटल n+l रूल जब मैं लगा रहा हूँ, जब मैं n+l दोनों को ऐड करता हूँ तो यहाँ पर वैल्यू आ रही है 3, और जब यहाँ पर मैं n+l रूल फॉलो करता हूँ तो यहाँ पर वैल्यू आ रही है 5। जबकि अभी हमने क्या देखा कि वही कि n की वैल्यू अगर छोटी होती है तो n+l की भी एनर्जी क्या आएगी, कम आएगी। तो वही चीज़ हो रही है, n की वैल्यू 2 है तो एनर्जी 3 आ रही है, n की वैल्यू 3 है तो एनर्जी 5 आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले इलेक्ट्रॉन फिल किए जाएंगे 2s में, आफ्टर देन इलेक्ट्रॉन फिल किए जाएंगे 3p में। तो n+ रूल को फॉलो करके भी हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड द लास्ट वन इज हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो यहाँ पर सबसे पहले पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को अगर हम देखें तो पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग देयर इज नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम विल हैव सेम वैल्यू ऑफ ऑल द 4 क्वांटम नंबर्स। जो भी हमने n l m s पढ़े हैं, किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए कभी भी ये सारी वैल्यूज एक जैसी नहीं आ सकती। इन अनदर वर्ड्स एन ऑर्बिटल कैन होल्ड नॉट मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए सपोज मैंने कहा कि 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो कोई भी एक पर्टिकुलर एटम के पास कभी भी 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं हो सकते जिनके लिए n l m s चारों वैल्यूज़ कॉमन हो, चारों वैल्यूज़ इक्वल हो, एक जैसी हो। कैसे, मैंने कहा s के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन अप साइड जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन डाउन साइड जा रहा है, तो देखो n की वैल्यू दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए 2 ही रहने वाली है क्योंकि सेकंड शेल में बिलोंग करता है। l की वैल्यू दोनों के लिए 1 आने वाली है, या फिर अकॉर्डिंग टू दी SPDF अगर हम देख रहे हैं तो वो 0 आने वाली है, 0 1 2 3 होती है क्योंकि। और अगर मैं m की वैल्यू देखता हूँ तो वो लाई करेगी -l टू +l, वो भी दोनों के लिए बिल्कुल सेम रहने वाली है। लेकिन अगर मैं स्पिन की बात करता हूँ तो बच्चों स्पिन देखो यहाँ पर ये आता है पॉजिटिव क्योंकि अपसाइड डायरेक्शन में जा रहा है, यहाँ आता है नेगेटिव क्योंकि ये डाउन साइड डायरेक्शन में आ रहा है। तो स्पिन जहाँ अलग अलग आ गए वो डिफाइन कराता है किसको, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को। क्योंकि पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम विल हैव द सेम वैल्यू ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर्स। चारों क्वांटम नंबर्स कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। हाँ ये पॉसिबल है कि 3 की वैल्यू एक जैसी आ जाए, लेकिन चौथा वाला डेफिनेटली क्या आएगा, हर इलेक्ट्रॉन के लिए अलग अलग आएगा।
तो ये रूल है मैक्स पाउलीज का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। नेक्स्ट वन इज हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल इलेक्ट्रॉन पेयरिंग इन पीडीएफ ऑर्बिटल्स कैन नॉट अकर until each orbital of a given subshell contains one electron each और is singly occupied। मतलब कि जब हम s में इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो हमारे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं होता इलेक्ट्रॉन फिल करने का, पेयर्ड कर देते हैं हम सीधा सीधा। मान लो मेरे को 6 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, मान लीजिए कि मेरे को 6 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं और एक बार मैंने कहा आपसे कि एस में भरो, एक बार मैंने कहा पी में भरो, एक बार मैंने कहा डी में भरो, एक बार मैंने कहा एफ में भरो। 6 इलेक्ट्रॉन हमें फिल करने हैं। अब मान लीजिए कि मैंने आपसे कहा कि आपको टोटल 6 इलेक्ट्रॉन फिल करना है और 6 इलेक्ट्रॉन आपको बारी बारी से एस, पी, डी और एफ सारी ही सबशेल्स में भरना है। तो एस सबशेल में केवल 1 ऑर्बिटल, पी सबशेल में 3 ऑर्बिटल, डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल और एफ सबशेल में टोटल 7 ऑर्बिटल। अब 6 इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरे जाएंगे अकॉर्डिंग टू दी हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हुन्स ने ये कहा कि आप
तब तक इलेक्ट्रॉन्स को पेयर नहीं कर सकते जब तक कि सारे ही सब शेल्स के सारे ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन ना चला जाए। तो 6 इलेक्ट्रॉन एस में तो पॉसिबल ही नहीं है भरने, क्योंकि इसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन और प्लस सेकंड दूसरा इलेक्ट्रॉन, केवल 2 ही मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। तो एस 6 इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट बी पॉसिबल टू फिल इन टू दी एस सब शेल। अगर हम बात करते हैं पी वाले में, पी सब शेल में हमारे पास 3 ऑर्बिटल हैं, तो हम पहले 3 इलेक्ट्रॉन को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डालेंगे, क्योंकि हुन ने ये कहा है कि आप पेयर तब तक नहीं करोगे जब तक कि सारे ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन ना चला जाए। तो हमने ये 3 इलेक्ट्रॉन्स इसमें डाल दिए, फिर वापस से 3 इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे डाल दिए। सिमिलरली अब हम डी में 6 इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरेंगे, तो पहले 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज, आफ्टर दिस सेकंड लास्ट वन इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एफ के अंदर कैसे जाएंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इस तरीके से हम पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन डालेंगे हर ऑर्बिटल के अंदर, उसके बाद ही हम क्या कर पाएंगे, पेयरिंग कर पाएंगे इलेक्ट्रॉन्स की इन ईच ऑर्बिटल। तो ये सारा का सारा जो स्टेटमेंट था ये दिया था हमें हुन्स ने, इसलिए इस रूल को बोला जाता है हुन्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल। यहाँ से भी ये शॉर्ट नोट एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, पाउलीज पर, हुन्स पर, आउफबाउ प्रिंसिपल पर या फिर N+L रूल पर। एक एक नंबर के और 2-2 नंबर के शॉर्ट नोट होते हैं, या तो आपसे खाली डेफिनेशन डिफाइन करवाएगा, अदरवाइज़ आपसे कुछ इनके छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स बिल्कुल इसी तरीके से कि आपको एक रूल वो दे देगा, जैसे 4D5 दे दिया, 4D5 के अकॉर्डिंग वो कहेगा कि आपसे आप अप्लाई करके बताइए कि हुन्स रूल को फॉलो करता है या नहीं करता है, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करता है नहीं करता है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल कीजिए कि जिस भी एलिमेंट के लिए ये है लास्ट 4D5 उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू दी आउफबाउ प्रिंसिपल भी फिल कीजिए। तो ये था आपका इस चैप्टर का लास्ट पार्ट। अब इसमें जो हमारे पास टॉपिक बचा हुआ है कल हम वो डिस्कस करेंगे। टॉपिक क्या बचा हुआ है मैं बता देता हूँ। टॉपिक हमारे पास है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, एक ये टॉपिक है 113 वाला, एक ये टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला। उसके बाद ये टॉपिक है बोहर्स ऑर्बिट, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कैलकुलेशन बोहर्स ऑर्बिट की, और फिर उसके बाद एनर्जी कैलकुलेट करना, और एक ये है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ये इतना काम रह रहा है हमारा जो कल की क्लास में, मतलब सॉरी कल नहीं परसों मंडे की क्लास में हम इसको सारा कवर करेंगे और ये चैप्टर हो जाएगा पूरा फिनिश। ये भी मैंने GCR पे PDF डाल दी है, वहाँ से तुम इस PDF को गो थ्रू कर सकते हो। ये PDF निकाल लेना, वहाँ से ये सारी चीज़ें डिटेल वाइज तुम लोग स्टडी कर सकते हो।